डरबन की चमचमाती सड़कों पर सरपट दौड़ती इम्पाला तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। कुलदीप गाड़ी ड्राइविंग करते हिंदी फिल्म का एक गीत गुनगुनाने में मस्त थे। रेशमा उनके पास वाली सीट पर चुपचाप बैठी कनखियों से उन्हें निहारे जा रही थी। इम्पाला जब शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजार से गुजरने लगी तो रेशमा ने एक चुभती नज़र कुलदीप पर डाली और बोली, अंकल, कहीं मेडिकल की शॉप नज़र आए तो गाड़ी साइड में करके रोक देना, मुझे दवा लेनी है। कुलदीप के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। रेशमा की तरफ देखकर बोले, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है। फिर दवा किसके लिए लेनी है? आपके लिए। मेरे लिए क्यों? मुझे क्या हुआ है? एकदम भलाचंगा तो हूँ। आप बड़े नादान हैं, नहीं समझेंगे। अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। मेडिकल शॉप नजर आए तो वहां गाड़ी रोक देना, मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगी। कुलदीप को बात समझ में नहीं आई तो चुप्पी साध ली। उनकी नजरें स्क्रीन विंडो से होकर बाजार के दोनों तरफ दौड़ने लगीं। कुछ देर बाद एक मेडिकल शॉप नजर आई तो गाड़ी को साइड में लेकर शॉप के आगे रोक दी। लो, दवाइयों की दुकान आ गई, जल्दी से दवा लेकर आओ। रेशमा ने फुर्ती से दरवाज़ा खोला और मेडिकल शॉप पर पहुंच गई। कुलदीप गाड़ी में बैठे बैठे ही रेशमा को देखते रहे। उसने क्या दवा ली, वे चाहकर भी नहीं जान पाए। रेशमा ने दवा को पर्स में डाला और पैसे देकर फौरन वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। वह कुलदीप की तरफ देखकर बोली, हो गया काम, घर चलिए। कुलदीप को कुछ भी समझ में न आया। उन्होंने गाड़ी को गियर में डाला और एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी अगले ही पल हवा से बातें करने लगी। ड्राइविंग करते करते उन्होंने रेशमा पर एक नज़र डाली। न जाने क्यों आज उन्हें रेशमा में एक बदलाव सा नजर आ रहा था। 1 महीने पहले जब वे डरबन आए थे तब की रेशमा और आज की रेशमा में जमीन आसमान का फर्क था। पिछले 3 दिनों में तो उसका हाव भाव एकदम बदल सा गया था। ये सब सोचते सोचते वे विचारों में खो गए। कल सुबह वे धड़धड़ाते हुए स्नान घर में घुसे तो उनके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। वहां पर रेशमा पहले से ही स्नान कर रही थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। कुलदीप फौरन बाहर आ गए। रेशमा की पीठ दरवाजे की तरफ थी, शायद उसने कुलदीप को नहीं देखा था। कुलदीप की सांसें धोखनी की तरह चलने लगीं। वे सोफे पर गिर पड़े। सोचने लगे कि अच्छा हुआ जो रेशमा को कुछ भी मालूम नहीं चला, मगर इसमें गलती तो रेशमा की ही थी। रेशमा को अंदर से दरवाजा बंद करना चाहिए था। उस घटना को गुजरे 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था, मगर कुलदीप की आंखों में स्नान घर वाला दृश्य बार बार घूम जाता था। यौवन की दहलीज पर खड़ी रेशमा के उस रूप ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उन्हें खुद से ज्यादा गुस्सा रेशमा पर आ रहा था। उसने भीतर से दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? ये लापरवाही थी या जानबूझकर की गई कारस्तानी? नहीं नहीं, ये लापरवाही नहीं हो सकती। यह सब रेशमा ने जानबूझकर किया। अच्छा होगा कि निश्चय जल्दी से वापस आ जाए। विचारों के साथ वे बचपन की यादों में खो गए। कुलदीप और निश्चय बचपन के मित्र थे। दोनों के घर आसपास ही थे। साथ ही खेलते कूदते बचपन गुजरा। एक ही स्कूल में शिक्षा पाई। यूनिवर्सिटी में साथ ही दाखिला लिया। बाद में निश्चय ने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य शुरू कर दिया। कुलदीप ने अपने पिता का खेती बाड़ी का काम संभाल लिया। एक दिन अच्छा रिश्ता आया तो प्रभुदयाल जी ने अपने बेटे निश्चय का विवाह पूनम के साथ धूमधाम से कर दिया। कुलदीप ब्याह के कार्यों में 1 महीने तक जुटा रहा। निश्चय के सभी सूट उसने अपनी पसंद से सिलवाए। बारातियों की लिस्ट बनाने से लेकर प्रीतिभोज का मेन्यू तय करने तक में उसने प्रभुदयाल जी की मदद की। लोग भी कहने लगे कि निश्चय और कुलदीप दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं। कुछ समय बाद कुलदीप की भी शादी हो गई। उसकी शादी में निश्चय तो आया, मगर उसकी पत्नी पूनम नहीं आई थी। कुलदीप को बुरा लगा। उसने अपने दोस्त को खूब खरी खोटी सुनाई। निश्चय उस दिन कुछ भी नहीं बोला। कुलदीप की हर बात को उसने सहजता से लिया। घर गृहस्थी में बंधने के बाद दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। कभी कभार दोनों दोस्त मिलते तो एक दूसरे से शिकवा शिकायत करने में ही समय गंवा देते। कुलदीप को कई बार लगा कि निश्चय की गृहस्थी में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्हीं दिनों खबर लगी कि निश्चय के लड़की हुई है। मिठाई और उपहार देकर दोनों पति पत्नी वापस आ गए। कुछ दिनों बाद एक अन्य मित्र के द्वारा मालूम पड़ा कि निश्चय और पूनम की आपस में नहीं बनती। दोनों में रोज ही झगड़े होते रहते हैं। पुत्र और बहू के झगड़ों से दुखी प्रभुदयाल जी की एक दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तो निश्चय और पूनम का मामला बिगड़ता ही चला गया।
मित्र के घर के बुरे समाचारों के बाद कुलदीप भी चिंतित हो उठा। एक दिन वह अपनी निशा को लेकर निश्चय के घर गया। वहां दोनों को खूब समझ आया। हाँ, कुलदीप को पहली बार लगा कि पूनम बहुत ही आक्रामक स्वभाव की थी। निश्चय ने तो उनकी बात को धैर्य के साथ सुना, मगर पूनम ने उन्हें दो टूक शब्दों में कह दिया, देखिए कुलदीप जी, आप अपने घर को संभालें। हमारे घर के मामलों में आपको पंचायत करने की जरूरत नहीं है। उस दिन कुलदीप भारी मन से वापस घर आया तो रो पड़ा था। आज उसके मित्र का घर बिखराव पर है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद समाचार मिला कि निश्चय और पूनम में तलाक हो गया। कोर्ट के आदेश से रेशमा निश्चय को मिल गई थी। एक दिन निश्चय ने कुलदीप और निशा को अपने घर बुलाया और बताया कि वह रेशमा को लेकर डरबन जा रहा है। वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। उसने कुलदीप को अपने घर की चाबी देते हुए कहा कि मकान किराए पर उठा देना या जैसा तुम्हें उचित लगे करना। समय समय पर सफाई जरूर करवा देना। उस समय रेशमा मात्र 8 वर्ष की थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुलदीप की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन निशा ने स्तन में दर्द होने की बात बताई। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच के बाद बताया कि उसको कैंसर है। बीमारी लास्ट स्टेज पर थी। कैंसर ने ऐसी जड़ें जमाई कि निशा कभी ठीक ही नहीं हो पाई। कुलदीप को घर का चिराग दिए बिना ही निशा चल बसी। माता पिता का तो पहले ही देहांत हो गया था। वह दुनिया में अकेला हो गया। कभी कभी उसका मिलना पूनम भाई हो जाता था। वह अपने किए पर बहुत रोती थी। देखते देखते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन निश्चय ने वीजा व हवाई जहाज का टिकट भेजकर कुलदीप को डरबन बुला लिया। मित्र के बुलावे पर महीने पहले डरबन आया था। जब उसने डरबन की धरती पर पांव रखा तो निश्चय खुद गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आया था। वर्षों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों के आंसू निकल आए थे। घर पहुंचे तो रेशमा को देखकर कुलदीप का मुंह खुला का खुला रह गया। 12 वर्ष पूर्व जिस रेशमा को उसने भारत से विदा किया था, उसमें व इस रेशमा में जमीन आसमान का फर्क था। आज तो वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही थी। उसके नैनकरा बिल्कुल पूनम के जैसे थे। निश्चय और रेशमा के साथ रहने से कुलदीप में जीने की तमन्ना जाग उठी थी। उन दोनों के साथ रहते 1 महीना कब बीता पता ही नहीं चला। 2 दिन पहले निश्चय को किसी जरूरी कार्य से दुबई जाना पड़ा। उसने रवाना होते समय कुलदीप से कहा था, मैं 1 हफ्ते के बाद ही आ पाऊंगा। तुम्हारी देखभाल के लिए रेशमा को कह दिया है। कोई विशेष कार्य हो तो मोबाइल पर बता देना। अचानक विचार तंद्रा टूटी तो कुलदीप ने देखा कि बंगला आ गया है। उन्होंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि दरवाजा खुला है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा। रेशमा ने आश्चर्य से कहा, मैंने जाते वक्त ताला लगाया था। पीछे से ये दरवाजा किसने खोला? दोनों तेजी से दौड़ते हुए भीतर गए तो वहां के हालात देखकर भौचक्के रह गए। पूरे बंगले का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। रेशमा ने कुलदीप की तरफ देखकर कहा, लगता है चोरों ने यहाँ अपना हाथ दिखा दिया है। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां जा पहुंची। अधिकारी पूछताछ के बाद छानबीन में लग गए। लूट की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वापस लौट गई। रेशमा ने कुलदीप की तरफ देखकर कहा, यार अंकल, यो मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? यहाँ तो यह आम बात है। ये तो अच्छा हुआ हम दोनों घर पर नहीं थे, वरना लुटेरे हमें जान से मार भी सकते थे। मैं पापा को फोन करके बता देती हूँ। आप चाय तो बनाकर पिला दीजिए। कुलदीप रेशमा की बेतकल्लुफी पर हैरान था। वह चुपचाप उठा और रसोई घर की तरफ चल दिया। रेशमा ने मोबाइल फोन से घर में हुई लूट की बात अपने पापा को बता दी। उसने ये भी बता दिया कि चिंता की बात नहीं है। कुलदीप अंकल और वह कुशल मंगल से हैं। कुलदीप ने तब तक चाय बना ली। रात को दोनों ने मिलकर खाना बना लिया। खाना खाते समय दोनों चुप चुप रहे। खा पी कर दोनों फ्री हुए तो कुलदीप अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गए। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। टीवी चालू करके वे चैनल बदलने लगे। एक चैनल पर कोई संत कथा का वाचन कर रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया कि चलो आज कथा का ही आनंद ले लिया जाए। इतने में रेशमा दूध का गिलास ले आई। कुलदीप को धार्मिक चैनल पर कथा सुनते देख आश्चर्यचकित हो उठी। उसने दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए कनखियों से कुलदीप की तरफ देखा और बोली, वाह, आपको भी कथाओं का शौक है? रेशमा की बात पर कुलदीप की हंसी छूट गई। वे रेशमा की तरफ देखे बगैर ही बोल पड़े, सब अपनी रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे हैं। अपने भारत में तो आजकल कथाकारों की बाढ़ आई हुई है। इन कथाओं में धन बरस रहा है।
धर्म के नाम पर न तो लूटने वालों की कमी है और न ही लुटाने वालों की। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़कर कथावाचक बन जाऊं। धन और शोहरत के साथ सुंदर सुंदर चेहरे वाली हसीनाओं के दर्शन का लाभ भी मिलता रहेगा। अरे रहने भी दो, हसीनाओं को देखना आपको आता ही कहाँ है। हाँ, साधु बनकर माला फेरनी हो तो बात दूसरी है। कुलदीप रेशमा की बात सुनकर सन्न रह गए। वे समझ गए कि रेशमा का मूड आज बड़ा रोमांटिक है। उसकी द्व्यर्थी बातों में कुछ छिपा है। उन्होंने रेशमा की तरफ देखकर कहा, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। रात काफ़ी हो गई है, मैं सोना चाहता हूँ। तुम भी अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रेशमा अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर मदमस्त कर देने वाली मुस्कान थी। कुलदीप ने दूध के गिलास की तरफ देखा। आज दूध पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। मन में विचार किया कि निश्चय जल्दी से वापस आ जाए। वे टीवी का स्विच बंद करके सो गए। कुछ देर बाद नींद ने डेरा डालना शुरू कर दिया। अभी पूरी आंख लगी भी नहीं थी कि अचानक चौंक कर उठ बैठे। आंखें खुली तो देखा पलंग के पास कोई खड़ा है। कौन है? घबराहट में मुंह से निकल गया। मैं हूं। मैं कौन? रेशमा। इस समय यहाँ क्या करने आई हो? मुझे नींद नहीं आ रही। अपने कमरे में डर लग रहा है, मैं अकेली वहां नहीं सो सकती। पागल मत बनो, जाओ अपने कमरे में, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं, डर लगता है, मैं तो यहीं पर सोऊंगी। समझा करो, तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही, इसीलिए तो यहाँ सोने आई हूँ। इतना कहते ही रेशमा कुलदीप के पास लेट गई। कुलदीप की सांसें एकाएक फूलने लगीं। वे पलंग पर एक कोने पर सरक गए। घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने रेशमा की तरफ देखकर कहा, प्लीज, ये गलत है। हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। कम से कम हम दोनों की उम्र का फर्क तो देखो। मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ। रेशमा ने भी करवट बदली और कुलदीप से एकदम सटकर बोली, मुझे बेकार की बातें मत समझाए। आपको समझ में नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। अब जमाना बदल गया है। जो भूख लगने पर भोजन नहीं करता वह पागल है। प्लीज, कहना मानो। कल तुम्हारे पापा को मालूम होगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। डरिए मत, किसी कुछ भी पता नहीं चलेगा। हो जाने दीजिए, जो कुछ होता है। जहाँ प्यार पनपता है वहाँ उम्र का हिसाब गौन हो जाता है। आजकल जमाना बदल गया है। प्यासी तृप्त होगी तो उसका परिणाम मिलेगा। ये व्यभिचार नहीं, उपकार होगा। अचानक उसने अपनी बंद मुट्ठी कुलदीप की तरफ बढ़ा दी। क्या है? तुम्हारी दवा। आज सुबह मेडिकल शॉप से खरीदी थी। इतना कहते हुए उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसमें एक पैकेट था। ये देख कुलदीप की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वह समझ गया कि वास्तव में जमाना बदल गया है। नए जमाने के सामने उसने घुटने टेक दिए। अगले ही पल उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।